नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां लखनऊ से खबर। बीजेपी कार्यालय पर आज बड़ी बैठक है। बीजेपी प्रदेश मुख्यालय पर आगामी चरणों को लेकर रणनीति बनेगी। चौथे, पांचवें और छठे और सातवें चरण को लेकर मंथन होगा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इस मीटिंग में मौजूद रहेंगे और अमित शाह भी मंथन करेंगे। बीजेपी की अगले चरणों की रणनीति को लेकर रूपरेखा तय होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इस बैठक में शामिल हो सकते हैं और आज रूपरेखा तय होगी। बाकी के जो चरण हैं चुनाव के, उनको लेकर बीजेपी मुख्यालय पर आगामी चरणों को लेकर रणनीति बनेगी। चौथे, पांचवें और छठे, सातवें चरण को लेकर मंथन होगा। तो बीजेपी की अगले चरणों की रणनीति तैयार होगी। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहेंगे इस बैठक में। जो बीजेपी मुख्यालय पर, जो बीजेपी कार्यालय पर बैठक होगी, इस बैठक में रणनीति तैयार की जाएगी आगामी चरणों के चुनावों को लेकर। अश्विनी द्विवेदी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं लखनऊ से। अश्विनी, बीजेपी कार्यालय पर आज बड़ी बैठक है जिसमें कि जो बाकी के चरण बचे हैं उनको लेकर रणनीति तैयार की जाएगी कि कौन कहां प्रचार करेगा, कैसे डोर टू डोर जाएगा, कैसे जनता से मिलेगा। क्या जानकारी मिल रही है इसको लेकर? कौन कौन आज इकट्ठा होगा बीजेपी कार्यालय पर? बिल्कुल, भाजपा कार्यालय पर आज एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है जिसमें जेपी नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा के हैं, साथ ही साथ गृह मंत्री भारत के अमित शाह रहेंगे। इसके अलावा राजनाथ सिंह जो लखनऊ सांसद भी हैं, तमाम अन्य वरिष्ठ नेता, चाहे वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें या फिर सुनील बंसल की बात करें, निश्चित तौर पर अनुराग ठाकुर भी इसमें मौजूद रह सकते हैं। क्योंकि 3 चरणों का चुनाव लगभग समाप्त होने वाला है। तीसरे चरण के लिए कल वोटिंग होनी है और अभी 4 चरण बाकी हैं। सबसे बड़ी बात है, जो पश्चिम क्षेत्र में चुनाव हुए वहां के मुद्दे अलग थे और पूर्वांचल की ओर चुनाव बढ़ रहा है। ऐसे में पूर्वांचल को इस तरह से साधा जाए उसको लेकर के मंथन होगा, क्योंकि देखा गया है कि पश्चिम में लगातार किसान आंदोलन को लेकर के चर्चाएं थी कि वहां पर कहीं ना कहीं भाजपा के पक्ष में उतना अच्छा माहौल नहीं जितना उम्मीद थी। लेकिन पूर्वांचल ऐसा मनाता है, चाहे बनारस के आसपास का क्षेत्र हो या गोरखपुर के आसपास का क्षेत्र हो, जो भाजपा का गढ़ माना जाता है। वहीं चौथे चरण में 23 तारीख को जो वोटिंग होनी है वो अवध क्षेत्र में होनी है। अवध क्षेत्र भी भाजपा का गढ़ माना जाता है। ऐसे में जो गढ़ है उनको किस तरह से बचाया जाए, किस मुहिम के तहत जो है काम किया जाए जिससे बेहतर परिणाम आ सके। क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो अभी भी अगर लोग जानकार कह रहे हैं कि चुनाव है वो 50-50 का है। अभी स्पष्ट नहीं हो पा रहा कि चुनाव किस ओर झुक रहा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। वही भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि चुनाव है पूर्वी उत्तर प्रदेश में उसको बेहतर किया जाए और ज्यादा से ज्यादा सीटें लाकर के सरकार एक बार फिर बनाई जाए। निश्चित तौर पर महत्वपूर्ण बैठक होगी, कई तमाम मुद्दे होंगे जिनको लेकर के चर्चा होगी। चर्चाओं के बाद ये अगले चुनाव की ओर बढ़ेंगे। जी बिल्कुल। इन सब के बीच अश्विनी, अगर देखा जाए तो जो बाकी के बचे कुचे चरण हैं उनमें पूर्वांचल के सबसे ज्यादा इलाके हैं और पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी भी अच्छी खासे एक्टिव है। तो एक चुनौती है यहाँ बीजेपी के सामने और यही वजह है कि लगातार बैक टू बैक हर चरण को देखते हुए बीजेपी एक मीटिंग करती है जिसमें एक प्लानिंग की जाती है बाकी के चरणों के चुनाव के लिए। बिल्कुल, अगर बात करें पूर्वांचल के एक तरीके से कहा जाए तो भाजपा की नाक की बात है, क्योंकि पूर्वांचल से प्रधानमंत्री आते हैं, पूर्वांचल से मुख्यमंत्री आते हैं। जो प्रधानमंत्री हैं वो बनारस से वाराणसी से सांसद हैं, वहीं मुख्यमंत्री गोरखपुर से सांसद रहे और गोरखपुर उनका गढ़ माना जाता है। ऐसे में वहां पर अगर किसी तरह से भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होता है तो ये भारी नुकसान माना जाएगा। क्योंकि गोरखपुर की बात करें, पिछले चुनाव की बात करें तो पूरी तरह से क्लीन स्वीप भाजपा ने किया था। अगर बनारस की बात करें, बनारस के आसपास के जिलों में क्लीन स्वीप किया था। तो ऐसे में उस क्लीन स्वीप को बरकरार रखना है। कुछ जो
लोग थे जिनको टिकट काटे गए, उनको किस तरह से मनाया जाए। अगर बात करें जो बलिया की बात करें, बलिया में जो विधानसभा पड़ती है, वहां पर जो पूर्व विधायक थे उनको हटा करके उनकी जगह पर दूसरे व्यक्ति जो पूर्व मंत्री रहे हैं उनको टिकट दिया गया। तो ऐसे में वहां वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, जनाधार उनके पास बताया जरा बेहतर है, तो ऐसे में उनको मैनेज करना एक बड़ी चुनौती हो गया। ऐसी तमाम विधानसभाएं हैं जहां पर मैनेजमेंट का खेल खेलना भाजपा को बहुत जरूरी है, उसी को लेकर के चर्चाएं होंगी, चर्चा के बाद। बहुत शुक्रिया अश्विनी इस तमाम जानकारी के लिए। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गोंडा, लखनऊ और अन्य जगहों पर जनसभा करेंगे। आपको बता दें कि 12:15 पर गोंडा के परसपुर में राजनाथ सिंह की जनसभा है। 1:15 पर गोंडा के तरबगंज में जनसभा करेंगे राजनाथ सिंह। 3 बजे गोंडा के मनकापुर में राजनाथ सिंह की जनसभा है और 5 बजे लखनऊ के त्रिवेणी नगर में राजनाथ सिंह की जनसभा है। शाम 6 बजे लखनऊ के गोमती नगर में राजनाथ सिंह की जनसभा है और शाम 7 बजे अमीनाबाद चौराहे पर राजनाथ सिंह की जनसभा है। तो राजनाथ सिंह की जो जनसभा है वो अलग अलग जगहों पर है, खासतौर पर लखनऊ और गोंडा में राजनाथ सिंह की जनसभा है। बाकी जो बचे हुए चरण के चुनाव हैं उनको लेकर लगातार प्रचार प्रसार किया जा रहा है। यूपी में कुल मिलाकर आपको बता दें कि 7 चरणों में चुनाव होने हैं, जिनमें से कि 2 चरण का चुनाव हो गया और तीसरा चरण 20 फरवरी को है। 20 फरवरी को तीसरे चरण का चुनाव है और चौथा चरण 23 फरवरी को है। 5वां चरण 27 फरवरी को है। 6ठा चरण 3 मार्च को है और आखिरी चरण 7 मार्च को है, 7वां चरण। इस बार का जो चुनाव है वो बेहद ही दिलचस्प है, लेकिन इस बार के चुनाव में तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपनी अपनी साख बचाने में जुटी हुई हैं। तो वही चौथे चरण के लिए बसपा सुप्रीमो मायावती भी प्रचार कर रही हैं। अंबेडकर नगर में हुंकार भरेंगी मायावती, चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगी मायावती। बीएसपी प्रत्याशियों के पक्ष में माहौल बनाएंगी। तो अंबेडकर नगर में हुंकार भरेंगी मायावती। बता दें कि अंबेडकर नगर बीएसपी का गढ़ माना जाता है। अंबेडकर नगर को जिला बनाने वाली मायावती ही हैं और ऐसे में आज अंबेडकर नगर वो जाएंगी और अंबेडकर नगर में जनसभा को संबोधित करेंगी मायावती। आज अंबेडकर नगर में जनता से भी बातचीत करेंगी मायावती, प्रचार प्रसार करेंगी और इसके साथ ही वोटों की अपील भी करेंगी। तो अंबेडकर नगर में आज बीएसपी सुप्रीमो मायावती की जनसभा है। तो ऐसे में बता दें कि अंबेडकर नगर में बेहद ही खास है मायावती का ये कार्यक्रम, क्योंकि अंबेडकर नगर में तमाम जितने भी वोटर्स हैं वो यहाँ पर बीएसपी को पसंद करते हैं और ऐसे में उनका यहाँ पर जाना बेहद ही अहम माना जा रहा है। तो मायावती आज अंबेडकर नगर जाएंगी। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के अयोध्या खंड में भारत का ये एक जिला है अंबेडकर नगर। ये जिला 29 सितंबर 1995 को बनाया गया था। भीमराव अंबेडकर की याद में नामित किया गया था, जो वंचित वर्गों, महिलाओं और समाज के अन्य कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए काम किया था, जिन्होंने अंबेडकर नगर जिला उत्तर प्रदेश के उत्तर पूर्व भाग में स्थित है। और यहाँ के राजनीतिक समीकरणों की बात करें तो बहुत ज्यादा माहौल बीएसपी के लिए कहा जाता है कि बना रहता है, लेकिन आज जब मायावती यहाँ पहुंचेंगी तो बीएसपी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश करेंगी। नुक्कड़ सभा, डोर टू डोर प्रचार करेंगी प्रियंका गांधी। रायबरेली में कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए प्रचार करेंगी प्रियंका। 1:30 बजे रायबरेली के जोहवा शर्की में नुक्कड़ सभा करेंगी प्रियंका। गुरबख्शगंज, कोरांव में भी प्रियंका की नुक्कड़ सभा है। 4 बजे रायबरेली के सरेनी में प्रियंका की जनसभा है।
5 बजे लालगंज में डोर टू डोर प्रचार करेंगी प्रियंका। शाम 6 बजे डलमऊ में प्रियंका नुक्कड़ सभा करेंगी। रायबरेली कांग्रेस का गढ़ माना जाता है और ऐसे में यहां पर बहुत ज्यादा टक्कर है तीनों ही पार्टियों में। अगर देखा जाए तो एक तरफ जहां कांग्रेस जुटी हुई है अपने गढ़ को बचाने में, अपनी कुर्सी को बचाने में, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी भी यहां पर एक्टिव है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी आज यहां पर प्रचार प्रसार किया जाएगा, जनसभा किया जाएगा। तो रायबरेली में भी क्योंकि वोट डाले जाएंगे और चौथे चरण, 5वें चरण, 6ठे चरण, 7वें चरण के मतदान को, चुनाव को देखते हुए यहां पर तमाम राजनीतिक पार्टियां एक्टिव हैं और बाकी बचे कुछ चरणों के प्रचार प्रसार में ताबड़तोड़ तरीके से जुट गई हैं। तो उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण की जंग जारी है। तीसरे चरण में जिन 16 जिलों में वोटिंग होनी है उनमें 9 जिले यादव बाहुल्य हैं। करीब 30 सीटों पर यादव मतदाता निर्णायक भूमिका में हैं। यादवलैंड में 2017 में बीजेपी ने सपा का किला ध्वस्त कर दिया था और एक बार फिर उन्हीं नतीजों को दोहराने के लिए बीजेपी मैदान में है। तो सपा के लिए अपना गढ़ बचा पाना एक बड़ी चुनौती है। यादवलैंड में बीजेपी कमल का फूल खिलाने की तैयारी में है, तो सपा यादवलैंड के सहारे साइकिल की रफ्तार बढ़ाने में जुटी हुई है। देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में दिनों दिन सियासी सरगर्मी बढ़ती जा रही है। पहले दूसरे के बाद अब नंबर है तीसरे चरण का, जहां 20 फरवरी को यादवलैंड की जंग होने जा रही है। यादवलैंड में बीजेपी कमल का फूल खिलाने की तैयारी में है, तो सपा यादवलैंड के सहारे साइकिल की रफ्तार बढ़ाने में जुटी हुई है। भाइयों बहनों, जब मैं मैनपुरी में आता हूं तो मुझे महाराजा तेज सिंह के किले की याद भी आती है, जिन्होंने अपने कालखंड में इस पूरे क्षेत्र को एक नई दिशा दी थी। और इसीलिए आज जब मैं भारतीय जनता पार्टी के अपने प्रत्याशियों के समर्थन में मैनपुरी की इस महान जनता से संवाद करने के लिए आज यहां पर आया हूं, भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले आभारी हूं आप सभी का, जिन्होंने यहां पर आज इतना उत्साह दिखाया है। तृतीय चरण के मतदान के प्रचार का आज अंतिम दिन है। सायंकाल 6 बजे प्रचार कार्य बंद होगा, लेकिन भाइयों बहनों, मैं इस बात को कह सकता हूं कि आपका जो उत्साह है इस बात को प्रमाणित करता है कि मैनपुरी की इस बार चारों की चारों सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। इटावा, औरैया, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, कन्नौज, कासगंज, फर्रुखाबाद, हाथरस, 30 सीटों पर यादवों का दबदबा। 20 सीटों पर 40% यादव मुस्लिम मतदाता। यादवलैंड हम इसलिए कह रहे हैं कि तीसरे चरण में जिन 16 जिलों में मतदान होना है उनमें से 9 जिले यादव बाहुल्य हैं, जिन्हें सपा का गढ़ माना जाता है। और इन्हीं 9 जिलों के 30 सीटों पर यादव वोटर्स का सीधा सीधा दखल होता है। पिछले 2 विधानसभा के नतीजों पर नजर डालें और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर जहां 2012 तक सपा का परचम लहराता था, वहां 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने कैसे बाजी मार ली। 2017 में बीजेपी ने 22 सीटों पर यहां जीत दर्ज की थी। 2017 में सपा महज 6 सीटों पर ही सिमट गई थी। 2012 में समाजवादी पार्टी के 26 उम्मीदवार यहां से जीते थे। 2012 में बीजेपी ने महज 1 सीट यहां से जीती थी। यादव बाहुल्य इलाकों में बीजेपी की 24 सीटें हैं और यादव बाहुल्य इलाके में समाजवादी पार्टी की 6 सीटें। 2022 की जंग कितनी नाजुक है, इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है
कि पहली बार अखिलेश यादव विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं और उन्होंने अपने चुनावी जमीन जाटलैंड में ही तलाशी है। अखिलेश यादव ने यादव लैंड की सबसे सुरक्षित सीट करहल को चुना है। उम्मीद के साथ आए हैं तो उनकी उम्मीदों को अगर कोई पूरा करेगा समाजवादी पार्टी करेगी और मैं विश्वास दिलाता हूँ। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि नौजवानों की तादाद ज्यादा है। नौजवान जब खड़ा है तो पार्टी मजबूत होगी। तो देखें नौजवान लाखों लोग नौजवान हैं, इसलिए आज आपके बीच हम एक ही बात कहना चाहते हैं कि आज बहुत भारी है सामने। कहीं आप देख रहे हैं कि वहाँ पर उधर अमेरिका क्या कर रहा है और उसके साथ साथ दूसरे देश उनकी पूरी निगाह समाजवादी पार्टी पर और हिंदुस्तान की जनता पर निर्भर है। तो आज जनता हमारी विशाल जनसमूह है, हमारे दुनिया में सबसे मजबूत और ताजा ज्यादा समाजवादी पार्टी के लोगों की है। तीसरे चरण में यादव लैंड की राह सपा के लिए भी आसान नहीं होगी, जहां बीजेपी ने 2017 में सपा का किला ध्वस्त करते हुए 22 सीटों पर कब्जा किया था। इस बार बीजेपी एक बार फिर उन्हीं नतीजों को दोहराने के लिए मैदान में है, लेकिन सपा भी इस बार पिछली गलतियों से सीखते हुए नतीजों को बेहतर करने और साइकिल की रफ्तार बढ़ाने के लिए जद्दोजहद करती नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। 2017 में यादव लैंड में बीजेपी ने बम्पर जीत दर्ज की थी, लेकिन ऐसा कोई पहली बार नहीं था। 2014 के लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी ने सपा को ठीक इसी तरह पटखनी दी थी। यादव लैंड की 9 जिलों में सपा को सिर्फ 4 सीटें मिली, जबकि 2019 के लोकसभा चुनाव में यादव लैंड में सपा सिर्फ मुलायम सिंह यादव वाली मैनपुरी की सीट ही बचा पाई। आखिर सपा के गढ़ में बीजेपी ने कैसे सेंधमारी की, आपको दिखाते हैं। तीसरे चरण की लड़ाई दिलचस्प होती जा रही है। यादव लैंड समाजवादी पार्टी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल है। कहने को तो ये सपा का गढ़ है, लेकिन पिछले कुछ चुनावी आंकड़ों को जब आप देखेंगे तो बीजेपी ने समाजवादी पार्टी को यहां से पछाड़ दिया। यही वजह है कि जुन्ना गन्ना जाट और मुसलमान से परे तीसरे चरण का चुनावी रण अब यादव लैंड और परिवारवाद की पिच पर शिफ्ट हो गया है। पहले तो हमें ये समझना होगा कि 2017 में आखिर समाजवादी पार्टी का किला बीजेपी ने कैसे ध्वस्त कर दिया और सपा को किसने धोखा दिया। सपा का किला कैसे ध्वस्त हुआ? यादवों में गोत्रीय विभाजन हो गया। घोसी यादव बीजेपी के साथ चले गए। शाक्य, पाल, लोध ने बीजेपी का साथ दिया। गैर यादव पिछड़े वर्ग ने सपा से किनारा कर लिया। गठबंधन जमीन पर मजबूत नहीं दिखा। इस रण में समीकरण, तस्वीरों और मुद्दों का रंग अलग है। शायद यही वजह है कि बयान भी अलग हैं। वैसे तो तीसरे चरण में पश्चिमी यूपी, अवध और बुंदेलखंड की भी बिसात है, लेकिन असली बाजी अखिलेश यादव के गढ़ में चल रही है, खासकर तब जब मुलायम सिंह यादव के परिवार के लोग चुनाव लड़ रहे हों। यहां तक कि साल 2014 में भी समाजवादी पार्टी को जो 5 सीटें मिली थी, उनमें से 4 सीटें इसी इलाके की थीं। 2014 में यादव लैंड में सपा ने 4 सीटें जीती। 2019 में सपा ने सिर्फ मैनपुरी सीट जीती। 2014 में बीजेपी ने यादव लैंड में 5 सीटें जीती। 2019 में बीजेपी ने यादव लैंड में 8 सीटों पर कब्जा जमाया। 2019 में बीजेपी ने उन सीटों पर भी समाजवादी पार्टी को शिकस्त दे दी जहां से यादव परिवार के लोग चुनावी मैदान में थे। ऐसा तब हुआ जबकि 2.5 दशक की राजनीति और व्यक्तिगत दुश्मनी को ताक पर रखकर बहुजन समाज पार्टी भी उसके साथ खड़ी थी। कहानी यहीं से बदलनी शुरू हुई और यादव लैंड में भी सपा की जमीन दरक गई और अब सपा उसी खोई जमीन को तलाशने के लिए जंग लड़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।
तो वहीं ललितपुर में भीषण सड़क हादसा हो गया। एक पिकअप में ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी है। आपको बता दें कि पिकअप सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। 8 लोग जख्मी हुए हैं। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया है। महरौनी कोतवाली के सिलावन की ये पूरी घटना है। तो पिकअप सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 8 लोग जख्मी हुए हैं। सड़क हादसे में 2 की मौत हुई है। बारात से लौट रही थी पिकअप, लेकिन बीच में ही हादसा हो गया। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। ललितपुर में भीषण सड़क हादसा हुआ है। बारात से लौट रही थी पिकअप और अचानक से हादसे का शिकार हो गई। एक पिकअप में ट्रक ने जोरदार टक्कर मारी। पिकअप सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है और 8 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया है। वहीं प्रयागराज के नैनी इलाके में मिर्जापुर रोड पर एक ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे बारात की गाड़ी से जा टकराई। हादसे में कई लोग घायल हुए हैं। फिलहाल घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। तो प्रयागराज में सड़क हादसा हुआ है। यहां पर कई बाराती मौजूद थे। अचानक से ट्रक ने टक्कर मारी और कई सारे बाराती घायल हो गए। इस सड़क हादसे में कई सारे लोगों के घायल होने की खबर है। देखिए तस्वीर, ये वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि यहाँ पर बाराती मौजूद थे और अचानक से ट्रक के आ जाने से कई सारे बाराती घायल हो गए। तो 2 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां आज 2 हादसे हुए हैं। पहला तो ललितपुर में हुआ हादसा और दूसरा हादसा जहां आप देखेंगे प्रयागराज में हुआ है। ललितपुर में हादसे के चलते 2 की मौत हो गई है और 8 लोग घायल हैं। तो वहीं प्रयागराज की बात करें तो हादसे में कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। झांसी में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। प्रचार के दौरान 2 पार्टी के कार्यकर्ता में झड़प हो गई। एक पार्टी के कार्यकर्ता का आरोप है कि दूसरे पार्टी के लोग अवैध रूप से शराब बांट रहे थे, जिसका विरोध करने पर बवाल हो गया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। पुलिस जगह जगह चेकिंग अभियान चला रही है। तो झांसी में 2 पार्टी के कार्यकर्ताओं में मारपीट हुई। शराब बांटने पर कार्यकर्ताओं में विवाद हो गया और ये विवाद इतना बढ़ गया कि पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। शाहजहांपुर में 18 साल पहले हुए फर्जी एनकाउंटर में कोर्ट के आदेश पर मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। तत्कालीन एसपी सहित 18 पुलिसकर्मियों पर मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें तत्कालीन एसपी सुशील कुमार, अपर पुलिस अधीक्षक माता प्रसाद और 3 सीओ और 10 थाना अध्यक्ष के खिलाफ कोर्ट के आदेश पर मामला दर्ज हुआ है। आपको बता दें कि थाना जलालाबाद के चचुआपुर गांव निवासी धनपाल और प्रहलाद को 3 अक्टूबर 2004 को सरगना नरेश आधीमर के गिरोह का सदस्य बताकर पुलिस मुठभेड़ में मार दिया गया था। जलालाबाद थाने में तत्कालीन एसपी सुशील कुमार सहित 18 पुलिसकर्मी के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर मामला दर्ज हुआ है। कौन पुलिसकर्मी वर्तमान में कहां तैनात है, इसकी भी जानकारी दी जाएगी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।